नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज ये सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की जो पीसीएस 2022 प्रीलिम्स स्पेशल वीडियो है, इसका ये 7वां वीडियो है आपके सामने। इसके अंतर्गत आज आप लोग करंट अफेयर्स में जो भी पोर्शन आपके बजट से रिलेटेड है, उसको आप टू द पॉइंट देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न कवर करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहले सेशन में आप लोग बजट को कवर करेंगे और बजट में बिल्कुल जो तो टू द पॉइंट है उसको कवर किया गया है। पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 112 में बजट की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, यानी बजट शब्द का प्रयोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अगला कि भारतीय बजट की जो व्यवस्था है उसके जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और अगर आप स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करेंगे तो 26 नवंबर 1947 को सन्मुखम चेट्टी के द्वारा इसे पेश किया गया। और अगर आप गणतंत्र भारत के पहले बजट की बात करेंगे तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ से इस बार के बजट की बात शुरू हो गई। 1 फरवरी 2022 को 2022-23 का बजट सरकार ने प्रस्तुत किया और इस बजट को सरकार ने अमृतकाल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया। अब प्रश्न उठता है कि अमृतकाल क्या है। याद होगा आपको कि अभी हम लोग आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं। यहाँ से 100वीं वर्षगांठ, यानी इन आगामी 25 वर्षों का जो टाइम पीरियड है, इसी को अमृतकाल के नाम से जाना गया और उसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया। 2022-23 के बजट में 4 प्राथमिकताएं हैं। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादन में वृद्धि एवं निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, और चौथा स्तंभ है निवेशों का वित्त पोषण। यानी इन 4 प्राथमिकताओं के आधार पर 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया। एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि इस बार की जो आर्थिक सर्वेक्षण में जो भारत का आर्थिक विकास दर है वो 8 से 5% के बीच में अनुमानित है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट के अनुमान भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 9.2 रहने का अनुमान है। ठीक है, आपको पूर्व में आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो भी प्रमुख डेटा थे वो एक वीडियो में कवर किए जा चुके हैं। अगर आप इस बार के 2022-23 के बजट को देखेंगे तो ये 39.45 लाख करोड़ का है, यानी टोटल 39,44,909, यानी कि टोटल 39 लाख करोड़ का ये बजट है। और अगर आप इसमें राजकोषीय घाटे को देखेंगे, मैंने इसकी एक पूरी लिस्ट आपको पूर्व में ही दे दी है। 2022-23 में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 6.4 है, जिसे सरकार ने 2025-26 तक जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 2022-23 के बजट में शीर्ष 5 आय के साधन कौन से, जहां से पैसा आएगा, तो वो पहला है उधार एवं अन्य देयताएं, दूसरे नंबर पर जीएसटी है, तीसरे नंबर पर निगम कर है जिसको आप इंग्लिश में कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से जानते हैं, चौथे नंबर पर आयकर है जिसको आप इंग्लिश में इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं, और 5वें नंबर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। याद रखिएगा, इनके क्रम को आपको याद रखना जरूरी है। अगला है कि बजट 2022-23 में जो शीर्ष 5 व्यय के मद हैं, यानी खर्च कहां पर होंगे, ये भी एक क्रम है। सबसे ज्यादा ब्याज अदायगी में, दूसरे नंबर पर करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा है उसमें व्यय होता है, तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में, चौथे नंबर पर वित्त आयोग में, और 5वें नंबर पर जो केंद्रीय योजनाएं हैं इसमें पैसा खर्च होता है। ये सही क्रम है, इसको याद रखिएगा। अगला है आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक पीएलआई स्कीम चलाई। पीएलआई स्कीम क्या है? ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसमें 14 सेंटरों के लिए ये लाई गई थी और उसमें जो 14 सेक्टर हैं उसमें से एक सेक्टर कौन सा है? हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल पर इस बार 22-23 के बजट में 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन की घोषणा की गई है। ठीक है, ये 14 सेक्टर हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स पर इस बार के बजट में कितने रुपए का व्यवस्था की गई है, तो आपका जवाब होगा 19,500 करोड़ रुपए का। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, भारत का 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य है। ठीक है, अब आगे है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 7 कारक हैं, या आप उसको कह सकते हैं पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 7 इंजन है। ये पीएम गति शक्ति आपकी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए लाई गई। इसके अंतर्गत 7 कारक हैं। पहला है सड़क, दूसरा है रेलवे, तीसरा है एयरपोर्ट, चौथा है पत्तन, पांचवा है माल परिवहन, छठवां है जलमार्ग और 7वें नंबर पर लॉजिस्टिक अवसंरचना है।
एक बात और याद रखिएगा कि इस बार जो पीएम गतिशक्ति आया है, इसकी एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया और ये मास्टर प्लान 100 ट्रिलियन रुपए का है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें 16 मंत्रालय एक साथ आएंगे इस मास्टर प्लान में। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इस मास्टर प्लान को किसके द्वारा तैयार किया गया, तो आपका जवाब होगा भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन BIGAG के द्वारा ये मास्टर प्लान तैयार किया गया। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनाने का व्यवस्था किया गया है। दूसरी बात कि PPP मॉडल पर 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ करने की योजना है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो आपका जवाब होगा 4। पूछा गया कि 2022-23 के बजट में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य है, तो आपका जवाब होगा 25,000 किलोमीटर। इस तरह से प्रश्नों को आप कवर करेंगे। अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच, एक ये सुरक्षा प्रणाली है जिसके तहत एक्सीडेंट से बचने के लिए इसको तैयार किया गया। इसको मैं पूर्व के अपने करंट अफेयर्स की श्रृंखला में बिल्कुल विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। कितने किलोमीटर को कवर करेगा, तो 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को। अगली बात कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी और अगले 3 सालों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार होंगे। इस बात को भी आप याद रखेंगे। एक बात याद रखिएगा कि भारत का जो पहला पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल है, ये कहां पर है, तो ये झारखंड राज्य में आसनसोल डिवीजन में एक स्टेशन है जिसका नाम है थापर नगर स्टेशन। कहां पड़ता है, झारखंड में। यहां पर भारत का पहला पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ। आगे है, इस बजट में रोपवे को पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया और इसका मतलब अब ये हो गया कि अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत रोपवे सेवा आ जाएगी। और 2022-23 के बजट में 8 रोपवे परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। कितनी, 8। और कितने किलोमीटर लंबी होंगी, तो आपका जवाब होगा 60 किलोमीटर लंबी। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। और आपने पूर्व के करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला में फैक्ट पढ़ा था कि सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन है भारत का, तो आपका जवाब होगा वाराणसी। अगला है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। याद रखिएगा, मार्च 2021 में भारत ने ही इसके लिए यूएनओ को प्रस्ताव दिया था। अगला है, इस बार की बजट में गंगा नदी के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर के एक कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के लिए स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है। और याद रखिएगा, यहां 5-5 किलोमीटर है, यानी 5 किलोमीटर एक साइड, 5 किलोमीटर दूसरी साइड। याद रखिएगा, इस बात को लेकर पीएम इस समय जिस भी मीटिंग में जा रहे हैं, आप अगर उनके स्टेटमेंट को पीआईबी से कवर करेंगे तो वो हर जगह इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं। आगे देखिए, बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजना की घोषणा की गई। और कौन कौन सी हैं, तो दमन गंगा पिंजाल, दूसरी है पार तापी और नर्मदा लिंक योजना, अगला है गोदावरी कृष्णा लिंक योजना, अगला है कृष्णा पेन्नार लिंक योजना और 5वां है पेन्नार कावेरी नदी लिंक परियोजना। ये इस बार के बजट में इनकी चर्चा की गई है और आप भी इसको याद रखेंगे। और इसी के साथ ही साथ 44,605 करोड़ रुपए की लागत के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना पर भी कार्य होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना जब कहा जाता है तो उसका मतलब यह है कि केन नदी का पानी बेतवा में जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसमें 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का भी लक्ष्य है। अगला है पीएम ई विद्या योजना। इसके तहत बजट में यह व्यवस्था की गई कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 20 टीवी चैनल किया जाएगा। याद रखिएगा, किस योजना के तहत, पीएम ई विद्या योजना के तहत, और 12 से बढ़ाकर 200। आगे है 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना। यानी अगर वर्चुअल प्रयोगशाला पूछा जाए तो 750 और अगर ये पूछा जाए कि स्किलिंग ई लैब्स तो आप बताएंगे 75। आगे देखिए, नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और इसके तहत 23 यानी 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर स्टैब्लिश किए। और याद रखिएगा, ये जो 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर होंगे, इनका नोडल सेंटर कौन होगा, तो आपका जवाब होगा निमहंस। और इसको तकनीकी सहायता कौन देगा, तो IIITB बेंगलुरु के द्वारा इसको तकनीकी सहायता प्रोवाइड की जाएगी। अगला देखिए, 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में तैयार किया जाएगा। कितनी संख्या है, 2 लाख। अगला देखिए, एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उद्यम, ई श्रम और एनसीएस और असीम इन पोर्टलों को एक में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, 5 वर्षों में 6000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ एक रैंप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अब यहां देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर फैक्ट को थोड़ा सा और ब्रेक कर रहा हूं। पहली बात, ये जो रैंप प्रोग्राम है, इसमें कितने व्यय की व्यवस्था है,
तो 5 वर्षों में 6000 करोड़। ये क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रैम्प प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका जवाब होगा राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस प्रोग्राम। और दूसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि ये रैम्प प्रोग्राम क्या करेगा, तो याद रखिएगा जो कोविड-19 के समय में जो एमएसएमई सेक्टर प्रभावित हुआ था, उनको विकास करना, उनके डेवलपमेंट के लिए ये योजना संबंधित है और इसमें विश्व बैंक की आर्थिक सहायता भी प्राप्त है। अगला देखिए, पीएम डिवाइन, ये प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी पीएम डिवाइन का मतलब क्या है? क्लियर हो गया। दूसरी बात कि इसमें उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो आपका सीधा जवाब होगा 1500 करोड़ रुपए। अगला देखिए, इस प्रश्न की चर्चा हम लोगों ने कल के वीडियो में भी की थी और डिटेल चर्चा भी की थी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इस बार के बजट में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स शुरू की जाएगी। अगला देखिए, एक पोर्टल की बात हुई है जिसका नाम है परिवेश। ये जो परिवेश पोर्टल है ये ग्रीन क्लियरेंस देगा, यानी जो भी पर्यावरण से संबंधित जो क्लियरेंस होगा उसके माध्यम से किस पोर्टल पर होगा, तो ये परिवेश पोर्टल से होगा। याद रखिएगा, कंपनी को आसानी से बंद करने के लिए सी पेस की स्थापना की गई। दूसरी बात कि एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन होगा और याद रखिएगा कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में भारत का पहला एवीसीजी सेंटर का गठन किया है। अगला है एम्बेडेड चिप पर आधारित ई पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था इस बार 2022-23 के बजट में की गई है। अगला है सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक है, तो 2025 तक। अगला है इस वित्तीय वर्ष में हर घर नल से जल के तहत 3.8 करोड़ और परिवारों को कवर किया जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि कितने परिवार कवर हो चुके हैं, तो आपका जवाब होगा 8.7 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं और इस बार की वित्तीय बजट में 3.8 करोड़ परिवारों को और कवर करने की व्यवस्था है। और यहां पर यह भी चर्चा आवश्यक है कि हर घर नल जल का जो लक्ष्य है वो 2024 तक का है। अगला है इस वित्तीय वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इन दोनों लोगों को मिलाकर 80 लाख मकान बनाए जाने का व्यवस्था है। अगला है आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपए लाया जाएगा। और दूसरी बात कि ताप विद्युत संयंत्र में 5 से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा, जिससे 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष बचत होगी। अगला देखिए, इसकी भी चर्चा की गई थी। 2022-23 में जो सहकारी समितियां हैं और कंपनियां दोनों में समानता लाने के लिए जो टैक्स दर है उसको 18.5% से कम करके 15% कर दिया गया है। याद रखिएगा कि पहले सरकार सहकारी जो संगठन थे इसमें 18.5% टैक्स दर थी और कंपनियों में 15% थी। अब इसको घटाकर दोनों जगह पर 15% की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है नागरिकों के कौशल और आजीविका के लिए एक ई पोर्टल बनाया जाएगा। क्या नाम है उसका? देश स्टॉक। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। और आगे एक बात और याद रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा इस बार के बजट में, और ये पहला भारत का अंतरराष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पर है, तो अहमदाबाद में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो हो गया, इसकी आय पर जो टैक्स है वो 30% करने की व्यवस्था इस बार के बजट में की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। काटे और तरासे गए हीरे पर और रत्नों पर जो सीमा शुल्क है वो कम करके 5% कर दिया गया है और जो सिर्फ काटे गए हीरे हैं उन पर सीमा शुल्क जो है वो शून्य लगेगा। यानी जो हीरे काटे गए और उनको तरासा भी गया ऐसे पर 5% लगेगा टैक्स और जो केवल काटे गए हीरे हैं उन पर शून्य टैक्स लगेगा। अगला है सहकारी समितियों पर जो सरचार्ज है उसे 12% से घटाकर 7% किया गया है और ये सहकारी समितियां वे होंगी जिनकी आय 1 से 10 करोड़ तक की है। उनका टैक्स कितना हो गया? सरचार्ज, जो अधिभार आप कहते हैं हिंदी में, सरचार्ज जो है ये 12 से 7%। टैक्स नहीं, सरचार्ज की बात हो रही है। जो एक्स्ट्रा अधिभार लगाया जाता है ये कितना घटाया गया? तो 12 से 7% कर दिया गया। अगला है राज्य सरकार के कर्मचारियों की जो एनपीएस खाते में जो कर्मचारियों की कर कटौती थी उसकी सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। अगला है कर संबंधित प्रोत्साहन के लिए पात्र स्टार्टअप को शामिल करने की अवधि मार्च 2022 से बढ़ाकर मार्च 2023 अंत तक कर दी गई। अगला है एओपी जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस पर जो अधिभार है वो 37% से 15% कर दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय पूंजी वस्तु नीति 2016। इसका उद्देश्य 2025 तक पूंजी वस्तुओं का उत्पादन दोगुना करना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है अनब्लेंडेड ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पादक शुल्क लगाया जाएगा। अगला है 2022-23 में घरेलू उपयोग में जो रक्षा हेतु है वो कितना पूंजीगत व्यय किया जाएगा बजट में, तो इसका है 68%। यानी कि जो पूंजीगत क्रय किया जाएगा
कहां से? रक्षा उद्योग से। यानी और मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, कह रहा है कि जो रक्षा उद्योग से जो रक्षा के लिए जो आपको क्रय करना है उसके लिए बजट में क्या है 68%, और पिछली बार कितना था 21-22 में 58%, यानी 10% का इंक्रीज है। अगला देखिए 2022-23 में आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 2022-23 के बजट में आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं। 2022-23 में ये भी प्रश्न मैंने कम्युनिटी टैब में आप लोगों से पूछा था, विनिवेश का लक्ष्य कितना है? तो 65,000 करोड़ रुपए। बजट में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। याद रखिएगा, अगर आप बजट में टॉप 3 सब्सिडी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा सब्सिडी की व्यवस्था कहां पर है? तो आपका जवाब होगा खाद्य सब्सिडी पर। कितने रुपए है? तो 2,06,831 करोड़। अगर आप दूसरे नंबर पे देखेंगे तो उर्वरक सब्सिडी है। कितनी है? तो 1,05,222 करोड़। यहां पर एक 2 छूट गया अंत में, ये 222 है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 1,05,222 करोड़ रुपए। अगला है पेट्रोलियम सब्सिडी, ये कितनी है? तो ये 5,813 करोड़ रुपए की पेट्रोलियम सब्सिडी दी गई। तो ये भी क्रम आप याद रखेंगे। आगे देखिए, अब हम लोगों का बजट का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। एक नियम पूछा जाता है सूर्यास्त नियम। ये 1793 में बंगाल रेगुलेशन के तहत 1794 में आया, पहली बात। दूसरी बात, ये सूर्यास्त नियम क्या था? तो इसके तहत जो निश्चित तिथि थी भू राजस्व जमा करने की जिला कलेक्टर के पास, किसकी? जमींदार की। तो यदि वो उस तिथि को सूर्यास्त के पहले जमा नहीं करता था तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। इसे ही सूर्यास्त का नियम कहते हैं। दूसरी बात कि ये जो नियम है इसका संबंध स्तंभरारी यानी स्थायी बंदोबस्त से है, जिसमें आपको मालूम है कि जमींदारी ही क्या होता था? सर्वे सर्वा होता था। अगला उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में किन प्रमुख स्थानों पर सैंधव स्थल है? जैसे सनौली। सनौली कहां पर है? तो बागपत उत्तर प्रदेश में। मांडी, ये मुजफ्फरनगर में है। यहां से टकसाल के साक्ष्य मिले हैं। अगला है हुलास, ये सहारनपुर में है। और अंबाखेड़ी जो सैंधव स्थल है ये भी सहारनपुर में है। और जो अंबाखेड़ी सैंधव स्थल है इसका उत्खनन किसने किया था? तो आपका सही जवाब होगा मधुसूदन देश पांडे द्वारा। अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन द्वारा बनाया गया। दूसरी बात कि कलिंग शैली में निर्मित ये सूर्य मंदिर, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी बात कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। अगला है साइंस का प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें केंद्रक कला, केंद्रक और विकसित कोशिकांग का अभाव होता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप जीवाणु, विषाणु और नीले हरे शैवाल। अगला है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसमें केंद्रिक कला, केंद्रक और पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ये अंतर आपको याद होना चाहिए। अगला है हिस्ट्री से संबंधित, इसमें एक स्तूप है जिसका नाम है भरहुत स्तूप। ये कहां पर है? तो ये सतना मध्य प्रदेश में है। दूसरी बात, इसका निर्माण अशोक द्वारा ईंटों से कराया गया। और इसकी खोज किसने की थी भरहुत स्तूप की? तो आपका जवाब होगा 1873 में कनिंघम के द्वारा। अगला है सांची स्तूप, ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा इसकी खोज 1818 में जनरल रायलट के द्वारा की गई थी। किसकी? सांची स्तूप की। अगला है विश्व का पहला वन्यजीव बांड। याद रखिएगा ये करंट का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि विश्व का पहला वन्यजीव बांड जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये बॉन्ड जारी किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। और ये किस लिए बॉन्ड जारी किया गया था? तो ये अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। अगला है प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? साइंस का प्रश्न है, तो आपका जवाब होगा यकृत में। आगे है एक समिति पूछी जाती है जिसका नाम है लॉटरी समिति। ये 1817 में कलकत्ता नगर नियोजन के कार्य में सरकार की सहायता के लिए स्टैब्लिश की गई। अगला है आरबीसी के बारे में, यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं। ये भ्रूणी अवस्था में इसका निर्माण कहां पे होता है? तो प्लीहा और यकृत में। और अगर सामान्य अवस्था की बात की जाए तो इसका निर्माण तो अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। अगला मध्यकालीन प्रशासन में कुछ अधिकारी हैं, उनके नाम की चर्चा। जैसे सहना, जो सहना अधिकारी थे ये बाजार नियंत्रण का काम करते थे। और याद रखिएगा बाजार नियंत्रण में सबसे ज्यादा प्रमुख नाम किसका आता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का। नाम क्या है? सहना। अगला है खुत या मुकद्दम, ये जो खुत या मुकद्दम होते थे ये जमींदार। अगला है अस्तवार, ये जो अस्तवार होते थे इनको घुड़सवार कहा जाता था, यानी घुड़सवारों को मध्यकालीन प्रशासन में अस्तवार कहा जाता था। अगर आप आमिल की बात करेंगे तो ये भू राजस्व एकत्रित करने वाले मध्यकालीन इतिहास के अधिकारी जिनका नाम है आमिल। अगला है संगम, जो संगम है ये मदुरई के पांड्य शासकों के संरक्षण में संगम साहित्य डेवलप हुआ। दूसरी बात, इसमें तमिल कवियों की रचना इसी काल में संगम काल में ही हुई। याद रखिएगा ये पांड्य शासकों के संरक्षण में थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है संस्कृत भाषा में पहले व्याकरणकर्ता कौन है? तो आपका जवाब होगा पाणिनि। अगला है साइंस का प्रश्न, अमरबेल किसका उदाहरण है? तो ये पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण है।
अगर आप चंदन की बात करेंगे तो ये आंशिक मूल परजीवी होगा। अगर आप ओरोबैंकी की बात करेंगे तो ये पूर्ण मूल परजीवी होगा। और हरे पौधे स्वपोषित होते हैं, यानी ये उत्पादक के तौर पर होते हैं, ये अपना स्वयं भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। अगला है भारत में कागज उद्योग। तो याद रखिएगा, जो भारत में प्रथम कागज उद्योग स्टैब्लिश हुआ वो 1832 में हुआ। और कहां पर हुआ? तो श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में। ये कारखाना जो कागज का था पहला, ये असफल हो गया। उसके बाद 1867 में कोलकाता में कागज का आधुनिक कारखाना स्टैब्लिश हुआ, ये सफल कारखाना था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कागज का प्रथम कारखाना, तो 1870 में लखनऊ में स्टैब्लिश हुआ। कई बार विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में या तो मिलान करने के लिए आता है और या तो उसकी दिया रहता है कि इसमें से कौन सा सुमेलित सही नहीं है। देखिए जरा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1877 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। और हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना 1916 में। और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 यानी 1989 को हुई थी। अगला देखिए, वर्णांधता और हीमोफीलिया। आपने इन दो रोगों के बारे में साइंस में कई बार इन प्रश्नों को देखा होगा। ये लिंग संलग्न रोग के उदाहरण है। ये लिंग संलग्न क्या होता है? तो ये आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। ये और इसमें जनरल वाहक के तौर पे कौन काम करती है? तो ये स्त्रियां इसमें वाहक के तौर पर होती हैं। यानी वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों आनुवांशिक रोग हैं। अगला है हाइपोक्सिया। ये जो हाइपोक्सिया है, ये वर्तमान में करंट में चर्चा में रहा। जब कोविड-19 का संक्रमण काल था, तो उस समय आपने देखा होगा ऑक्सीजन की उपलब्धता के संदर्भ में कई सारे टर्मिनोलॉजी आ रही थी। उसी में हाइपोक्सिया आया, जिसमें कहा गया कि ऊतक में जब कम मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होता है तो इसको क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया। अगला है स्नायु। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया, जिसको इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं। ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। स्नायु किसको जोड़ेगा? हड्डी से हड्डी को। और आपने देखा होगा कई बार कहा जाता है कि पैर में मोच आ गई। ये जो पैर में मोच आती है, ये स्नायु ब्रेक कर जाता है इसके कारण, यानी लिगामेंट में ब्रेक हो जाता है। इसे ही आपको कहते हैं कि पैर में मोच आ गई या यहाँ मोच आ गई। अगला देखिए कंडरा। कंडरा जो होता है ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। और ये गति में सहायक होता है। कौन? कंडरा। इतनी बात को आपको याद रखना था। इस प्रकार आज आपका ये 7वां लेक्चर कंप्लीट हो गया। प्रयास किया जा रहा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अंतिम समय में आपके सामने से गुजार दिए जाएं, ताकि आपको सहूलियत रहे। और बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इसको कंप्लीट करा दिया गया। बजट में केवल टू द पॉइंट चर्चा हुई है। आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा। आप अपनी तैयारी को सतत जारी। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप का ये प्रयास है कि आपकी सफलता के लिए ऑनलाइन स्टडी ग्रुप जो भी प्रयास कर सकता है वो निश्चित तौर पर करेगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।